गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का रिवाइज करने वाले हैं। ओके, जिधर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज भाबर। जैसे ही हमने पहले ही पढ़ा था कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू दैट द वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्दर्न जो प्लेन एरिया है वो पूरा फ्लैट लैंड है। हालांकि ये सही नहीं है। जो वास्ट जो फ्लैट या जो वास्ट प्लेन एरिया है उसके अलग अलग रिलीफ फीचर है, यानी कि जमीन जो है, जमीन जिसको हम बोलते हैं उसको हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। अगर समतल है तो वो उसका रिलीफ फीचर हो गया कि बिल्कुल प्लेन एरिया है, पर लेकिन अगर अलग है, उनकी हाइट्स में अंडुलेशंस है, मतलब जमीन में अंडुलेशंस है ना, ऊपर नीचे ऊपर खावर जमीन है, वैलीज है, घाटीज बनी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं अंडुलेशन या फिर रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन में भी ऐसी चीजें हैं, वहां पर जो लैंड है वो अंडुलेटेड है, एक जैसा फ्लैट नहीं है। For example, the river from Indus to Teesta after descending from mountain deposits a pebble in a narrow belt of about 8 to 16 km width lying along the foothills of Shivalik. तो बाबर बेसिकली एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा प्लेस लैंड एरिया है जहां पर रिवर फ्लो होने के बाद अपने साथ जो पत्थर के टुकड़े पेबल्स जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको बहाकर जो कि जमीन पर बहाकर ले जाती है तो वो नदी के किनारे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। तो उस पोर्शन को जहां पर भी पत्थर पेबल्स पाए जाते हैं अलॉन्ग विद द लैंड, इनको इन एरियाज को हम बोलते हैं भाबर। ओके, नाउ नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस में आपको ये पूछा गया है कि जो हिमालय को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल या एंड शिवालिक्स, है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उनका को सीक्वेंस वाइज बताना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर साउथ टू नॉर्थ पूछेंगे तो सीक्वेंस बदल जाएंगे, अभी जो आंसर है वो नॉर्थ टू साउथ में है। तो नॉर्थ टू साउथ में हमें द ग्रेटर हिमालयस या फिर इनर हिमालय या हिमालय नहीं कहते हैं, फिर उसके बाद हिमाचल और लेसर हिमालय, फिर उसके बाद आउटर हिमालय या फिर शिवालिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कहां से स्टार्ट होगा, शिवालिक देन हिमालय देन हिमालय, बिकॉज हम फिर साउथ टू नॉर्थ जाएंगे। ओके, सीक्वेंस यहाँ पे बदल जाएगा। ओके, विच प्लेटू lies between the Aravallis and the Vindhyas। विंध्या रेंजेस और अरावली रेंजेस में कौन सा प्लेटू लाई करता है, द मालवा प्लेटू, जिसमें जहां पर आप रिसाइड करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश जो ये वाला रीजन हमारा मालवा रीजन, ये विंध्याचल और अरावली रेंजेस के बीच में लाई करता है। दोनों ही पहाड़ी श्रृंखला है, दोनों ही माउंटेन रेंजेस है। ओके, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग ए कोरल रीजन ओरिजिन। ओके, कोरल ओरिजिन बेसिकली समुद्र में पाए जाते हैं। इसकी इमेज में आपको दिखा देता हूं। बेसिकली कोरल्स इनको कहा जाता है। ओके, जब ये एक जगह पर लार्ज डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए और इतने डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए कि सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर ये लैंड एरिया बनाना स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड भी इन्हीं कोरल डिपॉजिट्स की वजह से बना हुआ है। ये 10 साल 15 साल की प्रोसेस नहीं है, लाखों साल की प्रोसेस है। जब कोरल एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, इतने ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं कि ये सरफेस, मतलब सरफेस के पानी की सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तब जाकर ये आइलैंड बनाते हैं। सो इंडिया में जो कोरल रीजन से जो आइलैंड बना है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, यहाँ पर हमें जो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बांगर एंड खादरलैंड। ओके, तो इनका हमें कुछ डिफरेंस बताना। तो सबसे पहला हमने जो डिफरेंस लिया वो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ओके, बेसिकली बैंगलोर जो सॉइल होती है वो पुरानी सॉइल या ओल्ड सॉइल के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि एलुवियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये ज्यादातर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में पाए जाते हैं, whereas खादर द न्यू एंड द यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रिवर फ्लो होती है और जब बारिश के समय जब बाढ़ का पानी किनारों पर आके किनारों तक आ जाता है, क्योंकि जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो वो फिर बाढ़ का रूप ले लेती है। तो बाढ़ का जो पानी जो किनारों पर जो इकट्ठा होता है, तो उससे क्या होता है
रिवर एक फ्लो तो होती है, तो उसके साथ वो मिट्टी भी फ्लो करके ले जाती है, तो ये इन किनारों पर ये मिट्टी इकट्ठा होना स्टार्ट होती है। तो उन जगह जहां पर बाढ़ की वजह आने से मिट्टी इकट्ठा होती है उस एरिया को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। ओके, तो ये फ्लड प्लेन जो होते हैं, खादर जो होती है वो हर साल रिन्यू हो जाती है, बिकॉज हर साल बाढ़ की सिचुएशन होती है रिवर के आसपास वाला एरिया में, वहां तो हर साल पानी आता है, जिस वजह से बाढ़ आती है, तो ये हर साल रिन्यू हो जाती है। बांगर ये पुरानी जो सॉइल डिपॉजिट्स है उसको हम बांगर सॉइल बोलते हैं। खादर जो है वो हर साल रिन्यू होती जाती है। ओके, ये कहां पर लाइक करती है? फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, मतलब कि फ्लड प्लेन्स के बाहर, मतलब फ्लड प्लेन्स के अबोव ये लाइक करती हैं बांगर सॉइल। वेयर एज जो खादर सॉइल है ये कहां पर डिपॉजिट करती है? जो फ्लड एरिया है, फ्लड प्लेन एरिया है, जहां पर बाढ़ आके सॉइल डिपॉजिट्स करके गई है, उस एरिया को हम खादर कहते हैं। ओके, प्रेजेंस लाइक टेरिस लाइक स्ट्रक्चर फीचर, टेरिस लाइक फीचर यानी कि स्टेप बाय स्टेप फीचर की तरह हमें दिखती हैं। ओके, जो टेरिस यहाँ पे वो बोला गया है, वो जो आपने कभी पहाड़ों पर स्टेप फार्मिंग देखी होगी, जहां पर पहाड़ को इस तरीके से काटा जाता है या फिर वहां पे क्रॉप इस तरीके से ग्रो की जाती है कि वो स्टेप के फॉर्म में, अपने जो चढ़ाव के फॉर्म में होती है। तो वैसे ही बांगर जो सॉइल है वो बेसिकली टेरिस लाइक फीचर्स का रहता है। अब जो खादर सॉइल या फिर तो उसमें छोटे छोटे पत्थरों के डिपॉजिट्स होते हैं, बेसिकली जिसको हम कंकर कहते हैं, जिसमें क्ले कैल्सियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, फ्रॉम द माउंटेन्स से आते हैं, जिसको कि हम कंकर के नाम से जानते हैं। बांगर सॉइल कम फर्टाइल होती है, वेरएज जो खादर सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स को आपको डिफरेंस बताना है। ओके, सो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ईस्टर्न घाट्स यानी कि जो ये समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है इसको हम ईस्टर्न घाट, ये ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न घाट, ये वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न घाट, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट। तो ये जो समुद्र के जो किनारे वाले जो एरियाज है उनको हम ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, और इस तरफ वाले जो एरियाज है इनको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा रीजन है इसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं, जिसकी या फिर इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं, और ये वाला पोर्शन है इसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। ओके, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। सो बेसिकली दिस पोर्शन इज नोन एज डेक्कन प्लेटू। ओके, ये वाला पोर्शन जो हमारा है बेसिकली मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है, कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के वो हमारा मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। सो जैसे कि पहला पॉइंट बोल रहा है मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जैसे कि वेस्टर्न पोर्शन पे है तो डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न पोर्शन को मार्क करता है, और ये ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न पोर्शन को मार्क करता है डेक्कन प्लेटू के। कंटिन्यूअस एंड बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ओके, प्लेटूज बेसिकली हम पहले भी जान चुके हैं, ये हाई एलिवेटेड एरिया होता है जिनका टॉप जो होता है वो पूरा फ्लैट होता है। ओके, पहाड़ों की तरह ये एलिवेशन में तो हाइट में रहते हैं, बट लेकिन इनका टॉप रहता है पूरा फ्लैट रहता है। पहाड़ जो होते हैं वो वर्टेक्स फॉर्म में होते हैं। ओके, वेरएज प्लेटू जो होते हैं वो टॉप से पूरे फ्लैट होते हैं। सो बेसिकली द वेस्टर्न घाट्स के जो प्लेटूज हैं वो कंटिन्यूअस है ना, क्रॉस इन्हें किया जाता है जहां पर पासेस हो। ओके, पासेस बेसिकली कैसे बनते हैं? बेसिकली सपोज कीजिए ये कोई प्लेटू है, फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके साथ साथ एक और कोई प्लेटू स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पासेस। पहाड़ में भी सेम यही होता है, पहाड़ में ये ऐसे पहाड़ बन जाएंगे, ये इनकी पीक्स हो जाएंगे, और ये वाला पोर्शन जहां से रास्ता मिला इसको हम पासेस बोलते हैं। सो डेक्कन प्लेटू मोस्टली ये कंटिन्यूअस है, इनको क्रॉस अगर करना होता है तो इन पासेस के थ्रू या क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि ईस्टर्न घाट में जो एरिया है वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, मतलब ऐसे कंटिन्यू प्लेटूज बने हुए नहीं है, इरेगुलर है, शेप इनका इरेगुलर नहीं है।
इनको जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पर ईस्टर्न घाट में जितने भी जो प्लेटो एरियाज है उनको डिवाइड कौन कर रहा है? रिवर्स, जो कि सब बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ओके, बे ऑफ बंगाल यानी कि ये हमारी ईस्टर्न पोर्शन वाली सी, सॉरी। ओके, नाउ यहाँ पर जो एवरेज एलिवेशन है यानी हाइट, जो प्लेटोज की जो हाइट है वो वेरी करती है 900 से 1600 मीटर तक, 900 to 1600 मीटर्स तक। ओके, और जो ईस्टर्न घाट में जो एलिवेशन है यानी कि हाइट जो वेरी करती है वो लगभग 600 मीटर इनकी एवरेज हाइट होती है, या इनके प्लेटोज की जो एवरेज एलिवेशन। ओके, दिस रेंज इज सोर्स ऑफ मैनी लार्ज रिवर। ओके, ईस्टर्न घाट्स में जो रिवर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा जो रिवर्स होती है वो लार्ज रिवर्स होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं। हालांकि इन द ईस्टर्न घाट में ऐसी कोई भी बड़ी नदी ओरिजिनेट नहीं करती। ओके, अब इट एक्सपीरियंस ऑरोग्राफिक रेनफॉल मोस्टली इन समर ड्यू टू द समर मानसून, द क्लाइमेट इज हॉट एंड मॉइस्ट। यहाँ पर जो बारिश होती है वो समर सीजन में होती है। पहाड़ी जो वहाँ पे जो पहाड़ रेंजेस है उनकी वजह से वहाँ पे ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। पहाड़ जो जैसे मैंने बताया एलिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर ऑरोग्राफिक, जहाँ भी माउंटेन रीजन्स में जो भी बारिश होती है या जहाँ पे पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बेसिकली ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। वेरएज इन द ईस्टर्न घाट वहाँ पे ऑरोग्राफिक रेनफॉल के चांसेस कम है, बिकॉज एलिवेशन जो है वहाँ के रेंजेस का या वहाँ के प्लेटो का वो बहुत ज़्यादा कम है, ओनली अप्रॉक्सीमेट 600 मीटर्स का। ओके, ये पर लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न घाट में केवल समर मानसून के दौरान ही बारिश होती है, बट लेकिन इन द ईस्टर्न घाट्स दोनों समय बारिश होती है, समर में भी एज वेल एज विंटर में भी। ओके, विंटर मानसून में भी। ओके, हालांकि देखा जाए अगर हम अगर यहाँ पे देखा जाए कि वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है या फिर ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ पर एक बात नोटिस की जाएगी, भले ही वहां पर समर मानसून के दौरान ही बारिश हो, पर लेकिन ज्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। Which are the major physiographic divisions of India? Contrast the relief of the Himalayan region with that of peninsular region. ओके, आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताना है और आपको कॉन्ट्रास्ट करना है, आपको डिफरेंस, आपको दोनों को कंपेयर करना है किन के बीच में? हिमालय रीजन और पेनिनसुलर प्लेटो के बीच में। ओके, तो सबसे पहले हम मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है? हमने हिमालय माउंटेन्स पढ़े थे, हमने प्लेन्स पढ़े थे, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बाद में डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, उसके बाद में हमने कोस्टल प्लेन्स, समुद्री इलाके के आसपास वाले रीजन, और फिर बाद में लास्ट में हमने पढ़ा था आइलैंड्स। ओके, नाउ हमें यहाँ पर पढ़ना है, हमें जो डिफरेंस बताना है या फिर कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर करना है हमें हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेटो को। सो जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटो कंस्टिट्यूट्स ऑफ वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम जियोलॉजिकली देखें तो पेनिनसुलर प्लेटो को ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने एंशिएंट लैंड एरियाज में से एक है। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ऐसा माना जाता था कि उस समय वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रॉक या लैंड ब्लॉक माना जाता था। द हिमालयस आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। अगर हम कंपेयर करें पेनिनसुलर प्लेटो से तो हिमालय अभी रिसेंट लैंड फॉर्म्स में से एक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालय माउंटेन्स फॉर्म्स अनस्टेबल जोन। अब सिंस जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है वो स्टेबल लैंड ब्लॉक है, पर लेकिन हिमालय रीजन अनस्टेबल रीजन है, वहां पर अर्थक्वेक होते रहते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब अगर हम वहाँ पे सिस्टम देखें हिमालय रीजन का तो वहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहाँ पे डीप वैलीज हैं, घाटियां हैं, घेरी घाटियां हैं, इसके साथ साथ खाई है वहाँ पर, उसके साथ साथ वहाँ पे रिवर्स बहुत ज्यादा फास्टली फ्लो करती है। ओके, the northern plains are formed by elevated deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock. और peninsular plateau कहाँ से बना हुआ है? igneous और metamorphic rock। यहाँ पर स्लाइड राइजिंग हिल्स है, ज्यादा ऊंची माउंटेन पिक्स नहीं है यहाँ पर, और ना ही ज्यादा वाइड, और जो वैलीज है वो वाइट है, जो घाटियां होती है काफी वाइड है। ओके,
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना है, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नाउ इसका आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स को हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एलुवियम दैट द माउंटेन रिवर्स डिपॉजिटेड हियर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन जो डिपॉजिट है वो एलुवियम पाया जाता है वहां की मिट्टी में, जो कि जाहिर सी बात है जो वहां की रिवर्स फ्लो करती हैं इन पहाड़ों से फ्लो होते हुए यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट्स किए हैं विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स। रिवर्स जो होती है वो एक तरह का एजेंट्स होती हैं इस चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ओके, दिस टर्न द सॉइल ऑन द सरफेस लैंड फर्टाइल फॉर ग्रोइंग विच हार्वेस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स एग्रीकल्चरली काफी रिच है, क्योंकि वहां की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है केवल इन एलुवियम डिपॉजिट्स की वजह से, जिससे कि वहां पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जा सकती है। इसके साथ साथ शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से वहां पर जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी वहीं पाई गई थी। The rich soil was further aided by favorable climate and constant water supply from the rivers. इसके साथ साथ वहाँ की जो सॉइल है वो तो बहुत अच्छी है ही, उपजाऊ है, फर्टाइल है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है बहुत रेगुलर है, बिकॉज देयर आर वेरियस रिवर्स फ्लोइंग देयर। इसी वजह से वाटर सप्लाई वहाँ पे अच्छी है। एज ए रिजल्ट वहाँ एक फेवरेबल कंडीशन रहता है कि वहाँ पर आप क्रॉप्स ग्रो कर सकें। Between the mouths of Indus and Ganga Brahmaputra, the North Plain covers a distance of 3,200 km. It is 300 to 150 km wide at some places. अब अगर हम वहाँ की पूरा डिस्टेंस अगर हम कवर करना चाहे, पैरामीटर अगर हम कवर करना चाहे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स अप्रोक्सीमेटली 3,200 किलोमीटर लाइक इसकी लेंथ और इसकी विड्थ कम से कम 300 से 150 किलोमीटर वाइड है। ओके, ये दोनों ही जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है। ओके, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैव द इंडस रिवर सिस्टम इन द वेस्ट एंड द गंगा इन द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम इन द ईस्ट। यानी कि इन द ईस्टर्न साइड हमें रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाएंगे। ब्रह्मपुत्र बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है और ईस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है। गंगा हमें इन द नॉर्दर्न साइड और इन द वेस्टर्न साइड पंजाब हो गया, हरियाणा वाला रीजन हो गया, वहां पर हमें इंडस रिवर पाई जाती है। इसमें से इंडस रिवर जिसमें कि हमने बोला फर्स्ट इंक्लूड्स, मतलब यहाँ पे जो इंडस रिवर्स में जो है इनमें कौन कौन सी अदर रिवर्स हैं, इनके और कौन से ट्रिब्यूटरीज जुड़ी जाती है, दूसरी रिवर्स इनमें इनसे ट्रिब्यूटरी इनसे निकल के इनमें आके मिलती है, वो है झीलम, चीनम, रवि, बीज, सतलुज। ये सारी रिवर्स इंडस रिवर में आके मिलती है। इसके साथ साथ जो कि पूरी जो इंडस रिवर्स हैं ये कहाँ जाके फ्लो होती है, ड्रेन कहाँ होती है, अरेबियन सी में यानी अरब सागर में। द सेकेंड इंक्लूड्स यानी कि जो हमारी गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी एंड ब्रह्मपुत्र विच कंबाइंस एज मेघना एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है और उनकी जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। The way form the world largest and the fastest growing delta। और यहीं पे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन को अलग 4 जोन से डिवाइड किया, बाबर, तराई, बांगर एंड खार। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग द इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट द इंडियन डेजर्ट्स और भी अदर पॉइंट्स पर। सबसे पहले हम इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। यहाँ पर इट इज एन अनडिलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यहाँ पर जितने यहाँ का जो लैंड एरिया है वो रेत के टीलों से घिरा हुआ है। द रीजन दिस इज अ वेरी रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा कम है, 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल पाई जाती है। ओके, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा एरिड है, यहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत कम है, मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है। ओके, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन सून आफ्टर द डिसिपेट इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच टू द सी। यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स पाई जाती है, नहरें पाई जाती हैं, पर लेकिन वो सिर्फ केवल रेनी सीजन में। इसके बाद सिंस पानी इतना ज्यादा नहीं होता है तो वो ड्रेन हो जाती है या खत्म हो जाती है।
इस रीजन में केवल एक ही लार्ज रिवर पाई जाती है, वो है लुनी। ओके, अब आता है सेंट्रल हाईलैंड वाला क्वेश्चन, मीन जो सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर इंडिया। तो सेंट्रल हाईलैंड द डेक्कन प्लेटू, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है। ओके, अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू के लिए तो उसका नॉर्थ वाला पोर्शन जो है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन कहते हैं। ओके, सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट वाली डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर सेंट्रल हाईलैंड वाइड है, में चौड़ा है, और अगर हम ईस्ट वाले पोर्शन में तो वहां पर वो नैरो हो जाता है। ओके, यानी कि वहां पर वो एज कम्पेयर टू द वेस्ट वहां पर वो इसका जो एरिया है वो काफी वाइड नहीं। ओके, द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर नोन एज बुंदेलखंड। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड में देखे जाए तो जो उसका ईस्टर्न वाला पार्ट जो ग्वालियर गुना वाला पोर्शन है उसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, और बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से जानते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटू फर्दर मार्च ईस्टवर्ड एक्सटेंशन एंड ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और बुंदेलखंड बागेलखंड के बाद जो दूसरा प्लेटू स्टार्ट होता है जो कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम तक फैला हुआ, वो है छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि डिवाइड कर रहा है वहां पर जो रिवर वहां पे फ्लो कर रही वो है दामोदर रिवर। ओके, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड खत्म हो गया। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, जो कि दो है हमारे, एक लक्षद्वीप है आइलैंड है और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड से मैंने पहले ही बताया था, ये जो आइलैंड बने हुए देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप्स जो कि कोरल आइलैंड से बने हुए, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इमेजेस दिखाई थी कोरल्स की। ओके, इनसे पहले इनको लैकेडीव कहा जाता था या मिनिकॉय एंड एमनीडाइव कहा जाता था लक्षद्वीप आइलैंड्स को, पर लेकिन इन 1973 इनको इन सभी जो आइलैंड के जो पोर्शंस थे इनको एक नाम दिया गया एज ए लक्षद्वीप आइलैंड। हालांकि बहुत ही ज्यादा स्मॉल एरिया कवर करता है, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर या यहाँ की राजधानी आप बोल सकते हो कारावती है लक्षद्वीप आइलैंड की। दिस आइलैंड ग्रुप हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बट भले ही एरिया छोटा हो बट लेकिन यहाँ पे काफी डाइवर्सिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको दोनों मिल जाएंगे। द पीटी आइलैंड विच इज अनलिमिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी सिचुएटेड है। अब हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। द इलांगुएटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल वाले पोर्शन में है। ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर जो नॉर्थन पार्ट में वो अंडमान है और वेस्टर्न पार्ट में सदर्न पार्ट में निकोबार आइलैंड्स। ओके, ये इनकी साइज एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स बड़ी है, वहां पर बहुत ज्यादा आइलैंड ग्रुप्स हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 500 आइलैंड ग्रुप्स हैं, जिनको मिलाकर ही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बनाया गया है। इसको डिवाइड किया गया इन द नॉर्थ अंडमान एंड इन द साउथ निकोबार। इट इज बिलीव दैट दिस आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ ए सबमरीन माउंटेन्स, यानी ऐसे पहाड़ जो कि समुद्र में होते हैं जिनको हम बोलते हैं सबमरीन माउंटेन्स। ये आइलैंड्स बेसिकली माउंटेन्स का हिस्सा है जो कि सरफेस पर एज हमें लैंड दिख रहे हैं, बेसिकली इनके नीचे बहुत मतलब नीचे सबमरीन माउंटेन्स मौजूद है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।